यूनिट्स आपको पढ़ने। आपको पता है ना सभी सब्जेक्ट के अंदर टोटल 5 यूनिट्स है, राइट ना? कॉलेज स्टार्ट हुआ है आपका? कितना वीक हो चुका है कॉलेज स्टार्ट होके? आई गेस सेकंड वीक चलता रहेगा ना सबका, अभी तक चालू नहीं हुआ। अच्छा, आज से स्टार्ट हुआ, ओके फाइन। तीसरा वीक है, ओके, 3 वीक हो चुके हैं। अरे बाप रे, वेरी गुड। हाँ बाबा, हाँ। तो स्टूडेंट्स, मैं बोलना ये चाह रहा था कि कॉलेज में थोड़ा सा डिस्कस हो चुका रहेगा, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, या बेसिकली चैप्टर कौन कौन से हैं। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बोल दूं मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह आपके एंटरप्राइज जावा, जिसको हम लोग ईजे बोलते हैं, ईजे के अंदर भी टोटल 5 यूनिट्स है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हम लोग थोड़ा सा ना मिक्स करके पढ़ेंगे, मतलब सीक्वेंस में नहीं पढ़ने वाले, थोड़ा सा आपको इजी पड़े इसके लिए यूनिट 1 यूनिट 2 को मिक्स में पढ़ेंगे, बाद में 3 4 5 अपने को सीक्वेंस में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स है। ऑब्वियसली 3 चैप्टर्स है तो उनको नंबरिंग देंगे 1.1 1.2 1.3। यूनिट 1 का चैप्टर 1, यूनिट 1 का चैप्टर 2, यूनिट 1 का चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे स्टार्ट करने वाले 1.2 से, मतलब समझा? पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, यूनिट 1 का चैप्टर 2। यूनिट 1 का जो सेकंड चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है सर्वलेट्स। क्या नाम है इसका? यार ये तुम्हारे सब्जेक्ट का बैकबोन है, तो सब इसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। इसके लिए हम लोग पहले इधर से चालू करने वाले सर्वलेट। 1.2 होने के बाद, मतलब सर्वलेट पढ़ाने के बाद हम लोग 1.1 या 1.3 नहीं देखने वाले, हम लोग डायरेक्ट जंप करने वाले यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1। यूनिट 2 का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। क्या नाम है चैप्टर का? तो वो हम लोग अपने इधर सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अपना 2 है सेशन मैनेजमेंट। कोई कुछ लिखो मत, सब लोग का ध्यान इधर। तो हम लोग उसको पढ़ने वाले। 2.2 के बाद हम लोग पढ़ने वाले 2.3 को। 2.3 मेरे चैप्टर का नाम है कुकी, तो हम लोग उसको देखेंगे। सुना सबने? 2.1 2.2 2.3 कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, मतलब एक्चुअली आपके सिलेबस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जावा एंटरप्राइज एडिशन, या जावा ईई बोलोगे तो भी चलेगा। देन हम लोग देखेंगे 2.4, जिसका नाम है फाइल्स इनपुट आउटपुट। एंड फाइनली देखेंगे 1.3, जिसका नाम है जेडीबीसी। तो यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर से तीनों कवर हो रहे, देखा आपने? यूनिट 2 के अंदर 4 चैप्टर से चारों कवर हो रहे। लेकिन मेरा सिखाने का सीक्वेंस ऐसा रहेगा, ये सब होने के बाद आपका यूनिट 1 यूनिट 2 सिलेबस में टोटल कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना? देन फिर हम लोग अपने सीक्वेंस में जाने वाले। देन चैप्टर नहीं, डायरेक्ट यूनिट बाय यूनिट अपने को पढ़ना है। बाद में देखेंगे यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस। उसके बाद यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है ईजेबी, एंटरप्राइज जावा बीन्स। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो आगे जाके पूरा यूनिट अपने को पढ़ना है, तब याद रह जाएगा। इसके बाद देखेंगे यूनिट नंबर 5, अपने सिलेबस का लास्ट यूनिट, जिसका नाम है जेपीए एंड हाइबरनेट। तो गाइस, ये अपना सीक्वेंस होने वाला है इस सेमेस्टर का। तो यूनिट 1 यूनिट 2 थोड़ा सा आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने थोड़ा सा फ्लो चेंज किया है, बट एज आई सेड आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स। एंड देन यूनिट 3 4 5 हम लोग सीक्वेंस में देखने वाले। सबको समझा? अंडरस्टूड? आई रिकमेंड कि आप ये सीक्वेंस अपने नोटबुक में लिख दीजिए, मतलब आपको एट एनी इंस्टेंस पता चलेगा हम लोग सिलेबस के कौन से पड़ाव में है फिलहाल। ये 1.2 2.1 इनका मतलब सबको समझा ना?
So you just write down the name of the chapter and then we'll start with our syllabus. Servlets, request dispatcher, session management, cookie, Java EE, file IO. Last day JPA and Hibernate. ओके, तो चले स्टार्ट। ठीक है, तो अभी आप सबके नोटबुक में लिखा है हम लोग कहां से कहां तक जाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जरा सब लोग का ध्यान इधर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहोगे तो। ठीक है, समझ में आ जाएगा इसका गारंटी मेरा, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबको पता है हम लोग कौन सा चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाले, राइट ना? हम लोग चालू करने यूनिट नंबर 1 का कौन सा सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सर्वलेट्स। आज उसका ना थ्योरी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। प्योर प्योर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स आपको पढ़ना है। हालांकि कुछ थ्योरी है लास्ट लास्ट के चैप्टर में, लेकिन वो थ्योरी समझने के लिए भी आपको पहले प्रोग्राम समझना बहुत ही अनिवार्य है। यू अंडरस्टूड? चलिए जी, चालू करेंगे सर्वलेट्स। सर्वलेट के बारे में मैं अगर कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ूं या कोई भी रेफरेंस बुक देखूं या वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कोई भी आर्टिकल देखूं, तो सर्वलेट के बारे में बहुत सारी जगह पहला लाइन लिखा रहता है, सर्वलेट इज यूज्ड फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। इट इज यूज फॉर, अच्छा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। इससे मेरे सामने एक टर्म आया सर्वर, अपना पहला टॉपिक उसी से रिलेटेड है। सर्वर, हैव यू हर्ड द नेम सर्वर बिफोर? व्हाट इज सर्वर? नॉर्मली सर्वर ना एक और टर्म के साथ यूज किया जाता है जिसका नाम है क्लाइंट। नॉर्मली देखो, जब भी आप देखोगे ना, पढ़ोगे ना, आपको हमेशा ये दो टर्म साथ में दिखाई देते हैं, क्लाइंट सर्वर। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर? आई एम सॉरी, क्लाइंट इज अ, क्लाइंट नीड्स सर्विस, बरोबर। और कुछ? जरा जोर से बोल, मेरा ना एक कान बंद है ना, तो मुझे ना एक कान से सुनना है, तो जरा आप जोर से बोलेंगे तो बेटर रहेगा, इसके लिए मैंने बोला रिस्पॉन्सिव रहिए। ना व्हाट इज क्लाइंट, एकदम इनफॉर्मल डिस्कशन है, आप जो भी जानते हो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सर डर के बैठने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा कॉलेज का टीचर थोड़ी हूँ। क्लाइंट, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्लाइंट इज द एनीवन। क्लाइंट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो। यार मैं जब किसी शॉप में जाता हूँ, शॉपकीपर का मैं क्लाइंट होता हूँ, राइट ना? क्लाइंट कैन बी अ पर्सन, क्लाइंट कैन बी अ मशीन, क्लाइंट कैन बी एन एप्लीकेशन, क्लाइंट कैन बी अ सॉफ्टवेयर, क्लाइंट कैन बी एनीवन। जैसे उन्होंने बोला, who wants this service is called as client। क्लाइंट मतलब वो जिसको क्या चाहिए होता है, सर्विस। क्या चाहिए होता है? सर्विस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस, इट कैन बी अ हार्डवेयर रिलेटेड सर्विस, इट कैन बी अ परचेस सर्विस, इट कैन बी एनीथिंग। अ क्लाइंट इज द वन who always wants this service. On the other side,
मेरा दूसरा टर्म था, मेरा सेकंड टर्म था सर्वर. सर्वर इज द वन हु हैज दैट सर्विस. तो सर्वर इज द वन हु प्रोवाइड्स दैट सर्विस. सुना मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्लाइंट मतलब वो जिसको क्या चाहिए होता है. बरोबर, जोर से. और वो सर्विस क्लाइंट को कौन देता है मेरा? इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में ना क्लाइंट और सर्वर का एकदम झकास डेफिनेशन दिया है. उन्होंने बोला है क्लाइंट इज नथिंग बट दिस सर्विस अक्वायरर. क्लाइंट इज व्हाट? whereas the server is the service provider. इसके लिए आज और आज के बाद अगर किसी ने क्लाइंट और सर्वर का डेफिनेशन पूछा तो ये डेफिनेशन बोलने का. क्लाइंट इज व्हाट? सर्विस अक्वायरर. क्लाइंट इज व्हाट? वेरी गुड. whereas सर्वर इज अ व्हाट? सर्विस प्रोवाइडर. दुनिया में ना पहली बार 1980s की बात कर रहा हूं मैं. दुनिया में पहली बार ये क्लाइंट और सर्वर वर्ड जिस कंपनी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किए थे, उस कंपनी का नाम है WWW. हैव यू हर्ड द नेम? वर्ल्ड वाइड वेब, राइट ना स्टूडेंट? यार WWW ने पहली बार ये दो टर्म्स हम सबके लिए ओपन कर दिए थे. उन्होंने पहली बार इनके बारे में बात किया था, क्लाइंट एंड सर्वर. WWW का कंपनी की हम लोग ऐसा स्टोरी करके इसको पढ़ेंगे आज का लेक्चर. WWW कंपनी की कहानी ये है कि उन्होंने सिर्फ क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है वो नहीं बताया आपको. WWW कंपनी ने स्टार्टिंग में क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है वो तो बताया, और उन्होंने उनका इंटरैक्शन कैसे होता है वो भी बताया. उन्होंने क्लाइंट सर्वर कैसे काम करते ये बताने के लिए जो आर्किटेक्चर बना के दिया, उस आर्किटेक्चर का नाम है 2-tier आर्किटेक्चर. क्या नाम है इसका? जरा जोर से, मुझे आवाज कम सुनाई दे रहा है. अच्छा, बाय द वे स्टूडेंट्स को 2-tier आर्किटेक्चर क्यों बोला गया वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर ये दो ही लोग थे. कौन से दो लोग थे रे? बराबर, क्लाइंट और सर्वर. इसके लिए इस आर्किटेक्चर को बोला गया 2-tier आर्किटेक्चर. 2-tier आर्किटेक्चर में WWW कंपनी का कहना यह था कि क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कौन? वेरी गुड. क्लाइंट इज व्हाट? ऐसा फटक से आना चाहिए आंसर. क्लाइंट इज अ सर्विस अक्वायरर. क्लाइंट जिसको क्या चाहिए होता है, लेकिन क्लाइंट को पता है सर्विस किसके पास है, तो क्लाइंट को सर्विस मिले इसके लिए क्लाइंट मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा. क्या भेजेगा? यार स्टूडेंट, उस रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट. क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मली कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई रूल यूज करने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल यूज करने पड़ते हैं. HTTP आपने नाम तो सुना रहेगा. क्या फुल फॉर्म है इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अलग अलग प्रोटोकॉल है. FTPA फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, UDPA यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट ना? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये वाला प्रोटोकॉल यूज करते हैं HTTP. इसके लिए रिक्वेस्ट का नाम है HTTP रिक्वेस्ट. क्या नाम है इसका? तो भाइयों, क्लाइंट सर्वर को क्या भेजेगा? यस प्लीज कम इन. सिर्फ रिक्वेस्ट मत बोलो, क्या बोलोगे इसको? बरोबर. तो क्लाइंट सर्वर को भेजेगा HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि उसको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए. क्या चाहिए उसको? और सर्विस किसके पास है? बरोबर, किसके पास है? तो सर्वर मेरे क्लाइंट को वो सर्विस देगा. सर्वर क्लाइंट को जो सर्विस देता है ना स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स. क्या बोलते हैं इसको? तो आई वांट फ्रॉम यू, क्लाइंट सर्वर को क्या भेजेगा? सिर्फ रिक्वेस्ट मत बोलो रे, थोड़ा सा उसको जरा रिस्पेक्ट दो. HTTP रिक्वेस्ट कौन किसको भेजेगा? और सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस देगा. मतलब सर्वर क्लाइंट को क्या देता है? बरोबर जी. ये जो आर्किटेक्चर है ना, सिंपल सा, समझा ना सबको? उस आर्किटेक्चर को बोला गया 2-tier आर्किटेक्चर. क्या नाम है इसका? स्टूडेंट, इसको 2-tier आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं सबको अंडरस्टूड है, क्योंकि इसके अंदर दो ही लोग हैं. कौन से दो लोग हैं रे? अंडरस्टूड. तो WWW कंपनी ने एकदम धूम धड़ाके के साथ 2-tier आर्किटेक्चर लॉन्च कर दिया. 2-tier आर्किटेक्चर फ्रैंकली बोलूं कुछ समय तक चला,
लेकिन आफ्टर सम पीरियड 2 tier आर्किटेक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम सामने आई। वैसे अगर मैं देखूं ना तो 2 tier आर्किटेक्चर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हाँ, लेकिन अपने रेफरेंस के लिए बोलूं तो 2 tier आर्किटेक्चर के 2 मेन डिसएडवांटेजेस है। बाय हार्ट आंसर, 2 tier आर्किटेक्चर का जो पहला डिसएडवांटेज है उसका नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। क्या नाम है इसका? नॉर्मली कैसा अनुभव किया गया पता है क्या? 2 tier आर्किटेक्चर में सर्वर एक होता है लेकिन क्लाइंट बहुत सारे होते हैं। सुना आपने? सर्वर और क्लाइंट नॉर्मली बहुत सारे होते हैं। उसमें अगर एक आधा क्लाइंट फेल हो गया तो भी आर्किटेक्चर को फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वर बाकी सारे क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। लेकिन बरोबर अगर सर्वर फेल हो गया, कहने से पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाता है। अरे भाई, कल के नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप में से कोई एक एब्सेंट हुआ, लेक्चर थोड़ी कैंसिल होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं ही एब्सेंट हुआ, कहने से लेक्चर कैंसिल हो जाएगा। राइट स्टूडेंट? सुन रहे हो सब लोग? मतलब उनका कहना यह था, एक आध क्लाइंट फेल हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन फेल हो गया तो फर्क पड़ता है रे, क्योंकि नॉर्मली सर्वर एक ही होता है। तो कह रहे हैं सर्वर इज दैट सिंगल पॉइंट जो पूरे आर्किटेक्चर को फेल कर सकता है। दिस डिसएडवांटेज इज कॉल्ड एज सिंगल पॉइंट फेलियर। पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रहा है? सर्वर के ऊपर। सर्वर फेल तो आर्किटेक्चर फेल। दैट इज कॉल्ड एज सिंगल पॉइंट फेलियर। जो इसका सेकंड डिसएडवांटेज है ना स्टूडेंट, उसका नाम है परफॉर्मेंस डिले। क्या नाम है इसका? अगेन सेम पॉइंट, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला, नॉर्मली क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, सर्वर एक ही होता है। राइट ना? अभी बहुत सारे क्लाइंट एक साथ सर्वर को क्या भेजेंगे? क्या भेजेंगे रे? बराबर, क्या भेजेंगे? बेचारा सर्वर तो एक ही है, वो कह रहे थे किसी एक को ही क्या दे सकता है, बाकी सबको अपना टर्न आने तक वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा मतलब डिले आएगा, जिस डिले को हम लोग क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस डिले। क्या बोलेंगे इसको? कुछ मिस तो नहीं हुआ ना किसी का? मैंने क्या बोला, सबने सुना? कब आएगा ना परफॉर्मेंस डिले? जब बहुत सारे क्लाइंट एक साथ क्या भेजेंगे? बेचारा वो तो किसी एक को ही रिस्पॉन्स दे सकता है ना, बाकी सबको अपना टर्न आने तक क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। इसके वजह से उनमें डिले आएगा, जिस डिले को हम लोग क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस डिले। क्या बोलेंगे इसको? तो ये दो डिसएडवांटेज आपको याद रखने। आई वांट कि आपका जो थ्योरी टॉपिक से इधर का इधर ही बाय हार्ट हो जाए। सुना सबने? और यहां पे 2 tier आर्किटेक्चर पुश हो गया जो WWW कंपनी ने बनाया था। मैंने बोला ना, इसको एज अ स्टोरी की तरह याद रखो। WWW कंपनी का पहला आर्किटेक्चर तो फेल हो गया, लेकिन ऑब्वियसली वो तो फेल होना ही था, आगे दुनिया बढ़ रही थी। उन्होंने उसके ऊपर काम किया। उन्होंने 2 tier आर्किटेक्चर के ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नया आर्किटेक्चर बनाया दोस्तों। उन्होंने जो नया आर्किटेक्चर बनाया ना, उस आर्किटेक्चर का नाम है 3 tier आर्किटेक्चर। क्या नाम है इसका? यार आप तो समझदार हो, चेहरे से लग रहा है। 3 tier आर्किटेक्चर नाम से अंदाजा आ जाता है, यहाँ पे 2 लोग नहीं रहेंगे। बरोबर, कितने लोग रहेंगे? जरा सुनिए। पहला बंदा तो अपना फिक्स ही रहेगा। कौन सा? बरोबर जी, कौन सा? अभी बात छेड़ी दे तो क्लाइंट का फटक से डेफिनेशन मेरे मुंह पे मारो फटक से। क्लाइंट इज व्हाट? नहीं, 2 वर्ड का डेफिनेशन था, सर्विस अक्वायर। बरोबर, क्लाइंट इज व्हाट? उन्होंने क्या किया पता है? WWW कंपनी ने क्लाइंट को फिक्स रखा, सेम रखा। उन्होंने ना सर्वर को ब्रेक कर दिया। वो परफॉर्मेंस डिले आ रहा था ना, बेचारे एक ही के ऊपर सब डिपेंडेंसी आ रहा था, तो वो कम करने के लिए ना उन्होंने सर्वर को ब्रेक कर दिया। उन्होंने सर्वर को 2 सर्वर में डिवाइड कर दिया। सर्वर को जिन 2 सर्वर में डिवाइड किया गया, पहले सर्वर को हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। क्या बोलते हैं इसको? मतलब आधे सर्विसेस वेब सर्वर के अंदर रखी गई, एंड जो सेकंड पार्टीशन बनाया गया सर्वर का, उसको नाम दिया गया डेटाबेस सर्वर। क्या नाम दिया गया? तो एकदम सिंपल,
उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं की, सर्वर को 2 सर्वर में डिवाइड कर दिया, आधे इसके अंदर आधे इसके अंदर। कौन से 2 सर्वर है रे? अभी मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूं, इसके लिए मैंने उधर सेकंड वाले को वेब सर्वर नाम दिया। अगर आप कोई डीबीएमएस का टेक्स्ट बुक देखोगे ना, तो उधर उसका नाम आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन सर्वर। जब जावा पढ़ोगे, नेटवर्किंग पढ़ोगे, तो उसको बोलते हैं वेब सर्वर। जब डेटाबेस पढ़ते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। होता वही है, क्या बोलते हो, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नाम अलग अलग हो जाता है। चलो, तो ये 2 सर्वर बने, टोटल 3 लोग दिख रहे, बराबर ना? इसके लिए इस आर्किटेक्चर को क्या नाम दिया गया? बहुत फास्ट बोल रहा हूं मैं, नहीं ना? क्या बोला गया इसको? तो चलो देखते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर अपना काम कैसे करता है। अगेन पहला बंदा, क्या नाम है इसका? आपको तो पता है, क्लाइंट क्या भेजेगा? वेरी गुड, क्लाइंट भेजेगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सबको मेरे डायग्राम से पता चल गया, रिक्वेस्ट कौन एक्सेप्ट करेगा? बराबर, कौन एक्सेप्ट करेगा? वेब सर्वर ना यहाँ पे चेक करता है कि क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आया उसका सर्विस किसके पास है। आधे वेब सर्वर के पास होते हैं, आधे किसके पास होते हैं? अगर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो वेब सर्वर के अंदर ही है, तो कहने से वेब सर्वर खुद ही मेरे क्लाइंट को क्या सेंड करेगा रे? बरोबर, क्या सेंड करेगा? मतलब किसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इसको चाहिए मेरे पास है, तो नीचे वाले को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। समस्या कब आएगी बताइए मुझे? जब क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो किसके पास नहीं है, मतलब ऑब्वियसली किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? उस केस में जरा ध्यान से सुनिए, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा, कौन एक्सेप्ट करेगा उसको? अगर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वेब सर्वर के पास नहीं है, मतलब किसके पास है? तो वेब सर्वर खुद ही वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? डेटाबेस सर्वर से वो सर्विस लेगा और किसको फॉरवर्ड करेगा? क्लाइंट। नहीं समझा? पक्का? आंसर भी, क्लाइंट क्या भेजेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? मतलब डेटाबेस सर्वर कभी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते ही नहीं डायरेक्टली, वेब सर्वर एक्सेप्ट करेगा, चेक करेगा सर्विस किसके पास है। किसके पास हो सकता है रे? अगर वेब सर्वर खुद ही के पास है तो खुद ही उसको क्या प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके पास नहीं है, मतलब किसके पास है? तो रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर को कौन फॉरवर्ड करेगा? डेटाबेस सर्वर से क्या लेगा? बरोबर, और किसको फॉरवर्ड करेगा? समझा? दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज अ 3 tier आर्किटेक्चर। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? अगेन 2 tier की तरह लेट मी टेल यू, 3 tier आर्किटेक्चर भी काफी लंबे समय तक चला। रादर अभी भी ना जो स्मॉल स्केल कंपनीज है ना, दे आर स्टिल यूजिंग 3 tier आर्किटेक्चर, बट सेम। आगे जाके लोगों ने 3 tier आर्किटेक्चर के अंदर भी कुछ डिसएडवांटेजेस ढूंढ निकाले। 2 tier के डिसएडवांटेजेस याद है ना सबको? कौन से 2 है रे? बराबर, सिंगल पॉइंट फेलियर, और लोगों ने 3 tier आर्किटेक्चर के अंदर भी डिसएडवांटेज ढूंढ निकाला। 3 tier आर्किटेक्चर का पहला डिसएडवांटेज जो लोगों ने ढूंढ निकाला वो सेम है। मेरे डिसएडवांटेज का नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। टेक्स्ट बुक में लिखा है, इधर भी एक ऐसा है जो फेल तो आर्किटेक्चर पूरा फेल। कौन, आप ही मुझे बताइए। एकदम परफेक्ट आंसर बता रहा हूं, कौन सा? बराबर ना? क्योंकि कहने से भले डेटाबेस सर्वर एक्टिव है, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होता है वो वाया किससे होता है रे? तो आप सब एग्री कर रहे हो मेरे से? अगर वेब सर्वर फेल तो पूरा आर्किटेक्चर फेल। तो वो सिंगल पॉइंट यहाँ पे कौन है, सबको समझा? कौन है वो सिंगल पॉइंट जो पूरे आर्किटेक्चर की बैंड बजा सकता है? नहीं समझा? एग्री? तो इधर सिंगल पॉइंट फेलियर के अंदर क्या लिखने वाले हम लोग? कौन फेल तो आर्किटेक्चर फेल, वेब सर्वर फेल तो आर्किटेक्चर फेल। ऐसा बोला जाता है डब्ल्यू को ना, वो सिंगल पॉइंट फेलियर का इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि एनीवेज वो तो होने ही वाला था, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। डब्ल्यू को टेंशन था सेकंड प्रॉब्लम का। 3 tier आर्किटेक्चर का कुछ समय बाद एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट प्रॉब्लम सामने आया। 3 tier आर्किटेक्चर सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्स दे सकता है।
क्या दे सकता है? मेरा 3 टियर आर्किटेक्चर डायनामिक रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? आई नो सबके दिमाग में क्वेश्चन है, व्हाट इज डायनामिक रिस्पॉन्स? नाम से थोड़ा सा अंदाजा लो ना। डायनामिक रिस्पॉन्स मतलब वो जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एग्जांपल देता हूं 2-3। क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड देखा है कभी वेबसाइट पे? मैच लगता है तो क्रिकबज वगैरह कुछ एप्लीकेशन में लोग स्कोर देखते हैं ना क्रिकेट का। कैन आई से दैट इज अ डायनामिक रिस्पॉन्स? आप क्रिकेट मैच का स्कोर कार्ड ओपन करते हो, कैन आई से बॉल टू बॉल, रन टू रन, विकेट टू विकेट चेंज होता रहता है। दैट इज द डायनामिक रिस्पॉन्स। ऐसा रिस्पॉन्स जो कंटिन्यूस अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डायनामिक रिस्पॉन्स। बेस्ट एग्जांपल एक और, कोई भी शेयर मार्केट का वेबसाइट। शेयर मार्केट देखा है कभी कोई वेबसाइट? अगर आपने देखा रहेगा तो कहने से जो शेयर के प्राइसेस है जब ऑन होता है मार्केट, कहने से कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 1 पैसे से 2 पैसे से, ऐसा कुछ। दैट इज द डायनामिक रिस्पॉन्स। यार ऐसा रिस्पॉन्स जो अपना वैल्यू कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? चेंज। बरोबर ना? बुक माई शो, कहने से आपने देखा रहेगा जब हम लोग वो थिएटर का सीट बुक करते हैं, बहुत बार अपने इस बुकिंग में अगर डिले हो गया तो अपने को बुक दिखाई देता है, मतलब किसी और ने बुक किया रहता है, राइट ना? दैट इज डायनामिक रिस्पॉन्स। आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा रिस्पॉन्स जो कंटिन्यूअसली अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक रिस्पॉन्स। गाइस ऐसा देखा गया कि जो 3 टियर आर्किटेक्चर है ना, वो सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्स दे सकता है। मतलब क्या पता है? वो सिर्फ वो रिस्पॉन्स दे सकता है, वो सर्विस दे सकता है जो इन दोनों के अंदर ऑलरेडी सेव्ड है। वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर के अंदर जो ऑलरेडी सेव है, मैं बस वही दे सकता हूं। क्या बोलते हो? जो रियल टाइम है, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, मैं उसका स्कोर कार्ड पहले से नहीं सेव करके रख सकता ना मेरे पास। जो रियल टाइम डेटा है उसको मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो 3 टियर आर्किटेक्चर का सेकंड प्रॉब्लम क्या नहीं दे सकता, मुझे बताइए। आवाज नहीं आ रहा है मुझे, जरा जोर से, क्या नहीं दे सकता? तो इसके भी 2 प्रॉब्लम मैंने बोले। कौन से 2 प्रॉब्लम है? अंदर क्या लिखोगे सिंगल पॉइंट फेलियर के अंदर? कौन फेल? तो आर्किटेक्चर फेल, बराबर। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ कौन सा रिस्पॉन्स दे सकता है, क्या नहीं दे सकता? आई होप मेरे एग्जांपल से सबको समझा डायनेमिक रिस्पॉन्स मतलब क्या। जो कंटिन्यूअसली अपना वैल्यू क्या कर रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स मेरा 3 टियर नहीं दे सकता। इधर मेरा सिलेबस का पहला टॉपिक खत्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, 2 टाइप है, 2 टियर, 3 टियर। आगे बढ़ता हूं। अच्छा, डब्ल्यू इधर ही नहीं रुकने वाला था। डब्ल्यू को जैसे मैंने बोला ना, वो सिंगल पॉइंट फेलियर का टेंशन नहीं था, उनको टेंशन था सेकंड वाले प्रॉब्लम का। किस प्रॉब्लम का? मतलब दुनिया इस तरह से आगे बढ़ रही थी कि एक टाइम आ गया था कि डब्ल्यू को किसी भी हालत में डायनामिक रिस्पॉन्स देना ही था। अगर डब्ल्यू डायनामिक रिस्पॉन्स नहीं देता तो डब्ल्यू कंपनी बंद होने वाला था। एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज्ड। डब्ल्यू के इंजीनियर्स ने, डेवलपर्स ने उसके ऊपर काम करना चालू किया। एंड यस, दे कम अप विथ अ न्यू टेक्नोलॉजी। मेरे सिलेबस का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। डब्ल्यू ने क्या प्रोवाइड करने के लिए? बोले ना, जरा आंसर दीजिए। जो नया टेक्नोलॉजी बनाया, उस टेक्नोलॉजी का नाम है सीजीआई। क्या नाम है इसका? स्टूडेंट, सीजीआई का फुल फॉर्म है कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या फुल फॉर्म है इसका? कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब आपको रेडीमेड में बाद में दिखाऊंगा, बाद में आप उसको लिख दीजिए। क्या फुल फॉर्म है मैंने बोला? और चलो बिना बोले सबको ये भी समझ में आ गया इसका पर्पस क्या है, क्या देगा ये मुझे? बरोबर जी, क्या देगा? अच्छा, सीजीआई एक नया आर्किटेक्चर नहीं है, वो ना 3 टियर को ही सपोर्ट करता है। इसके लिए अगर मुझे सीजीआई पढ़ना है, मुझे फिर से 3 टियर के पास जाना पड़ेगा। 3 टियर आई होप अभी सबको बाय हार्ट तो हो गया रहेगा। पहला कौन होता है रे 3 टियर के अंदर? आवाज नहीं आ रहा है, बरोबर। कहने से पहला एंटिटी होता है मेरा क्लाइंट, राइट? क्लाइंट जिसके साथ कम्युनिकेशन करता है वो कौन होता है मेरा? वेब सर्वर। बरोबर जी,
दूसरा होता है मेरा वेब सर्वर, और वेब सर्वर जिसके साथ इंटरेक्शन करता है वो कौन होता है मेरा? डेटाबेस सर्वर। बरोबर स्टूडेंट, डेटाबेस सर्वर। एज आई सेड, CGI इज नॉट अ सेपरेट मशीन। CGI ना एक प्रोग्राम होता है। अंदर की बात बोलो तो CGI का प्रोग्राम ना 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, C, C++ एंड पर्ल, PEARL, पर्ल। इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूजर करके अपना CGI बनता है। CGI नॉर्मली वेब सर्वर के साथ रहता है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ वेब सर्वर। तो जब मुझे आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा ना, नॉर्मली CGI को हम लोग वेब सर्वर के बाजू में दिखाते हैं। चलिए फिर देखते हैं CGI आने के बाद आर्किटेक्चर में क्या चेंज होगा। अगेन लेट्स स्टार्ट। क्लाइंट क्या भेजेगा रे क्लाइंट? बरोबर, कौन एक्सेप्ट करता है? कहने से पहले एरो तो मेरा फिक्स ही रहेगा, राइट ना? जिस एरो के ऊपर मैं लिखूंगा HTTP रिक्वेस्ट, कौन एक्सेप्ट करेगा? वेब सर्वर। अभी थोड़े से वर्डिंग में चेंज करेंगे स्टूडेंट। वेब सर्वर चेक करेगा क्लाइंट को स्टैटिक रिस्पॉन्स चाहिए या क्लाइंट को। सबको समझ रहा है क्या? क्या मैंने बोला? वेब सर्वर क्या करेगा? क्या चेक करेगा? स्टैटिक चाहिए या कहने से अगर मेरे क्लाइंट को स्टैटिक चाहिए तो मुझे CGI को डिस्टर्ब करने की जरूरत है क्या? अगर क्लाइंट को स्टैटिक रिस्पॉन्स चाहिए तो कहने से हम दोनों भाई बंधु मिलके उसको क्या दे सकते हैं? प्रॉब्लम कब आएगा? आवाज नहीं आ रहा है। जब क्लाइंट को क्या चाहिए रहेगा? अगर क्लाइंट को डायनामिक रिस्पॉन्स चाहिए तो वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा CGI के पास। किसके पास फॉरवर्ड करेगा? CGI फुल फॉर्म, इट इज अ प्रोग्राम ना जो 3 लैंग्वेज में बनाया जाता है। कौन सी 3 लैंग्वेज? जब CGI को रिक्वेस्ट मिलता है, CGI उसको डायनामिक रिस्पॉन्स देने के लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? अच्छा स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के अंदर प्रोसेस वर्ड है, इसके लिए मैं भी प्रोसेस वर्ड यूज कर रहा हूं। टेक्निकली बोलूं तो CGI एक फंक्शन क्रिएट करता है, फंक्शन। ठीक है, प्रोसेस ही बोलेंगे। CGI क्या क्रिएट करेगा? जब CGI को रिक्वेस्ट मिलेगा CGI क्रिएट करेगा प्रोसेस। लेकिन जैसे मैं ऑलरेडी 2 बार बोल चुका हूं, CGI कोई मशीन नहीं है, इट्स अ प्रोग्राम। तो CGI प्रोसेस क्रिएट करेगा और वो प्रोसेस को लोड करेगा वेब सर्वर के अंदर। किसके अंदर लोड करेगा? अभी वेब सर्वर के अंदर का वो CGI का प्रोसेस मेरे क्लाइंट को डायनामिक रिस्पॉन्स मतलब HTTP रिस्पॉन्स सेंड करेगा। समझा सबको? नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा फिर से मुझे प्रोसेस पूरा रिपीट करना पड़ेगा। एक बार फिर से क्लाइंट क्या भेजेगा? जरा ध्यान से सब लोग, क्लाइंट क्या भेजेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? चेक करता है। क्या चेक करता है? एकदम परफेक्ट। स्टैटिक चाहिए या स्टैटिक चाहिए तो कहने से हम दोनों भाई बंधु मिलकर उसको क्या दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा? तो कौन किसको क्या भेजेगा? वेब सर्वर CGI को क्या भेजेगा? CGI उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट करेगा? बरोबर, क्या क्रिएट करेगा और किसके अंदर लोड करेगा? रे वेब सर्वर के अंदर का वो प्रोसेस अभी मेरे क्लाइंट को क्या भेजेगा? बरोबर, क्या भेजेगा? स्टूडेंट, जैसे ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मेरा वेब सर्वर वो जो प्रोसेस है ना उसके अंदर उसको अनलोड कर देगा। क्या कर देगा? उसको अनलोड कर देगा मतलब निकाल के बाहर फेंक देगा, डिलीट कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आएगा पूरा प्रोसेस मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। दैट इज वन कैन से मोडस ऑपरेंडी ऑफ CGI। सबको समझा? नहीं समझा? पक्का अंडरस्टूड CGI अपना काम कैसे करता है? और अगेन बैंड बाजा लेके WWW फिर से मार्केट में आया। ये लो, क्या चाहिए था तुम्हें? डायनामिक रिस्पॉन्स ना। ये लो, क्या यूज करो? CGI।
नहीं समझा? पक्का? लेकिन क्या बोलते हैं, बेचारे का नसीब ही खराब था। आपको समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब बेचारे ने पहले 2 टियर आर्किटेक्चर बनाया, उसके अंदर प्रॉब्लम। 3 टियर बनाया, उसके अंदर प्रॉब्लम। अभी क्या बनाया? और इस बार तो पूरा मुझे लगता है उसका सुपड़ा साफी करने डिसाइड किया था, क्योंकि सीजीआई के दो नहीं, सीजीआई के टोटल 6 डिसएडवांटेजेस सामने आए। सीजीआई वॉज कंप्लीट डिजास्टर, सीजीआई वॉज कंप्लीट फेलियर। लोगों ने सीजीआई के टोटल 6 प्रॉब्लम्स बोले। रादर आपके सिलेबस में भी टॉपिक क्या है पता है क्या? सीजीआई एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज सीजीआई वो तो सबको समझ में आ गया। चलो पढ़ते उसके प्रॉब्लम क्या क्या है। टोटल 6 प्रॉब्लम है सीजीआई के। किसी को याद है आपने से धुंधला धुंधला सीजीआई का कोडिंग कौन से लैंग्वेज में था रे? बरोबर ना? मतलब आपने नोटिस क्या रहेगा, इसके अंदर जावा वर्ड यूज नहीं है। इसके लिए सीजीआई को जावा का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता ही नहीं। सीजीआई का पहला प्रॉब्लम है, सीजीआई इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यू गाइज नो ना, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इफ आई आस्क यू व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसके लिए क्योंकि जावा को ना मैं किसी भी ओएस के ऊपर रन कर सकता हूं। सुना? किसी भी ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज के ऊपर भी जावा चलता है, लिनक्स के ऊपर भी चलता है, एप्पल के ऊपर भी चलता है, या किसी XYZ ओएस के ऊपर भी चलेगा। समझा? बट सीजीआई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। कैसा है? मतलब विंडोज के लिए बना है तो विंडोज के ऊपर ही चलेगा। अगर आपका सर्वर लिनक्स का सर्वर है, उसके ऊपर सीजीआई नहीं चलता। याद रहेगा सबको? दूसरा प्रॉब्लम बाय हार्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 2, सीजीआई increases overhead of web server। इंक्रीजेज ओवरहेड ऑफ, ओवरहेड इंक्रीज करना मतलब उसका लोड इंक्रीज करना। आप भी नोटिस करो ना, सीजीआई का प्रोसेस किसके अंदर लोड किया जाता है रे? और आपने नोटिस किया, सब होने के बाद वेब सर्वर को फिर से अनलोड भी करना पड़ता है। मतलब हर बार वेब सर्वर को पहले लोड करना पड़ेगा, बाद में क्या करना पड़ेगा? ये लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग अनलोडिंग में मेरा वेब सर्वर बिजी हो जाता है। इसके लिए उन्होंने बोला ये किसका लोड ओवरहेड इंक्रीज करता है? वेब सर्वर का। अरे समझा क्या? सीजीआई का तीसरा प्रॉब्लम, सीजीआई इज नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर बोलोगे तो भी चलेगा, या लैक ऑफ सिक्योरिटी बोलोगे तो भी चलेगा। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो आने ही वाला था, क्योंकि अगेन तीसरी बार पूछ रहा हूं, सीजीआई का कोडिंग कौन से लैंग्वेज में था रे? एंड जहां पे C++ होता है ना, वहां पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता ही है। C++ के अंदर आपने एटलीस्ट सुना तो रहेगा, एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर। हैव यू हर्ड पॉइंटर्स करके? सी के अंदर था, C++ के अंदर भी है। पॉइंटर को यूज करके ना, वो टाइम के जो हैकर्स थे वो आपके मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करते थे। पॉइंटर का डेफिनेशन ही ऐसा है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर के अंदर ना आपकी मेमोरी का एड्रेस होता है। अगर किसी ने पॉइंटर को यूज किया तो आपके मेमोरी को वो हैक कर सकता है। और इधर तो कहने से सीजीआई वेब सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और वेब सर्वर के अंदर तो आपको पता है ना सर्विसेज होते हैं। अगर किसी ने सीजीआई को हैक किया तो वो वेब सर्वर के अंदर के सर्विसेज को अनऑफिशियली यूज कर पाएगा। इसके लिए प्रॉब्लम का नाम है लैक ऑफ सिक्योरिटी। क्या नाम है प्रॉब्लम का? देखो आपको ना डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको बस ये लिखना है लैक ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन क्यों वो प्रॉब्लम है सबको समझा? बिकॉज ऑफ पॉइंटर। सीजीआई का नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। क्या नाम है इसका? जरा आवाज कम हो रहा है, जरा जोर से बोलिए। सुनिए, ऐसा नोटिस किया गया है
कि सीजीआई अपना काम अच्छे से करता है एक सर्टन नंबर ऑफ क्लाइंट तक। एक लिमिट के बाद जैसे जैसे आपके क्लाइंट की संख्या बढ़ती जाएगी ना, सीजीआई का परफॉर्मेंस ड्रॉप होना चालू हो जाता है। मतलब परफॉर्मेंस ना एक लाइन में नहीं होता, स्केलेबल नहीं होता, एक पॉइंट के बाद ड्रॉप हो जाता है। इसके लिए इसको बोला गया लैक ऑफ स्केलेबिलिटी। क्या बोला गया इसको? एक सर्टन नंबर ऑफ क्लाइंट के लिए सीजीआई अच्छे से काम करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्लाइंट की संख्या बढ़ गई तो सीजीआई क्या हो जाता है? ड्रॉप। सीजीआई का नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन सेम, चौथी बार वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सीजीआई का कोडिंग कौन से लैंग्वेज में किया गया है रे? एंड आप खुद रिलेट कर सकते हो, इधर अपने को एक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के वांदे हो रहे हैं आजकल। सीजीआई का कोडिंग तो 3 लैंग्वेज में किया गया है। 3 लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना इट सेल्फ इज डिफिकल्ट। इसके लिए सीजीआई का नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। क्या नाम है प्रॉब्लम का? हाँ, वो लिखना ही डिफिकल्ट है बहुत। क्यों डिफिकल्ट है आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि एक लैंग्वेज में नहीं है ना, 3 लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है मुझे। इसके लिए इसका प्रॉब्लम का नाम है डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। सुना? लास्ट बेंच ध्यान सबका इधर आ। मैंने अभी तक 5 डिसएडवांटेज आपको गिनवाए। पहला कौन सा है? रीजन सबको क्लियर है। दूसरा, क्यों मैं बोलूंगा रे वो वेब सर्वर का ओवरहेड इंक्रीज करता है? बराबर, क्योंकि कहने से उसको हर बार सीजीआई को लोड करना पड़ता है, बाद में ये लोडिंग अनलोडिंग में मेरा सर्वर बिजी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? चलेगा बिकॉज ऑफ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, बरोबर ना? नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम मतलब मैंने क्या बोला? एक सर्टेन नंबर तक अच्छे से काम करेगा, लेकिन बाद में नेक्स्ट मैंने क्या बोला? बिकॉज वी ऑल नो लैंग्वेज 3 है, 3 लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता है, बरोबर। एंड सीजीआई का जो लास्ट प्रॉब्लम उन्होंने बोला वो ये है, बेसिकली सीजीआई यूजेस लॉट्स ऑफ वेब सर्वर रिसोर्सेस। जब ये प्रोसेस वेब सर्वर के अंदर लोड होता है ना, वो वेब सर्वर के अंदर की बहुत सारी चीजों को यूज करता है। इसके लिए तो वेब सर्वर को घाई होता है कि कब इसका काम हो जाए और कब मैं इसको क्या कर दूं? अनलोड। तो एक्चुअली बोलो ना मोटा मोटी, तो ये वेब सर्वर को पूरा बिजी कर देता है। वो वेब सर्वर के अंदर के रिसोर्सेस को यूज करेगा, वेब सर्वर के अंदर के डेटा को यूज करेगा। वेब सर्वर को बार बार इसको लोड अनलोड करना पड़ता है। इट विल क्रिएट न्यूसेंस इन अ वेब सर्वर। दैट इज द मेन कॉज ऑफ और मेन प्रॉब्लम ऑफ सीजीआई। गाइज, यू अंडरस्टूड ऑल द प्रॉब्लम्स? अगेन बैक टू स्टोरी। आपको पता है ना www कंपनी था, उन्होंने ये सब लॉन्च किया। लेटेस्ट क्या उन्होंने बनाया था? लेकिन आप खुद नोटिस कर रहे हो सीजीआई के अंदर एडवांटेज कम, डिसएडवांटेज ज्यादा है। सीजीआई जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला वॉज अ प्योर फेलियर, और अभी www कंपनी के सामने प्रॉब्लम ऐसा था कि कुछ भी करके उनको डायनामिक रिस्पॉन्स देना था। सीजीआई डायनामिक रिस्पॉन्स के लिए बनाया गया, राइट ना? कुछ भी करके उनको डायनामिक रिस्पॉन्स देना ही था। अगर नहीं देने वाला है तो आने वाले कुछ दिनों में कंपनी को ताला लगने वाला था। उन्होंने 2 टियर बनाया, प्रॉब्लम। 3 टियर बनाया, प्रॉब्लम। सीजीआई बनाया, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इस बार www कंपनी ने ऐसा लिखा गया कि अपनी हार कबूल कर दी, हार गया। www कंपनी ने एक स्मार्ट काम किया। इस बार उन्होंने खुद कुछ नहीं ट्राई किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे कंपनी को अप्रोच किया। www कंपनी ने जिस कंपनी को अप्रोच किया, उस कंपनी का ये 1990s की बात चल रही है अभी, उस कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम्स। क्या नाम है इसका? 85 के पहले सन माइक्रो सिस्टम इतना फेमस नहीं था, लेकिन 85 में सन माइक्रो सिस्टम ने अपना एक अल्ट्रा सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था जिसका नाम है जावा। जावा इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम।
85 के बाद सन माइक्रो सिस्टम का जो हवा हुआ, ऐसा बोला जाता है वो टॉप 2 कंपनी में आता था। माइक्रोसॉफ्ट के साथ कॉम्पीट कर रहा था सन माइक्रो सिस्टम। एट दैट टाइम इट वाज अ टॉप मोस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। डब्ल्यू ने कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम के सामने हाथ जोड़ दिए कि आप ही कुछ करो और हमें इस क्राइसिस से बचाओ। सन माइक्रो सिस्टम ने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप मुझे बताइए उनको क्या प्रोवाइड करना था? रे आवाज नहीं आ रहा है, जरा जोर से। क्या? सन माइक्रो सिस्टम्स ने डायनामिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाया, उस टेक्नोलॉजी का नाम है सर्वलेट्स। क्या नाम है इसका? तो भाइयों और बहनों, सर्वलेट के बारे में एक दो चीजें तो आपको अभी अभी समझ में आ गई। सर्वलेट किसका ऑल्टरनेटिव है रे? परफेक्ट, किसका ऑल्टरनेटिव है? और सर्वलेट का पर्पस क्या है? क्या प्रोवाइड करेगा? बरोबर जी, क्या प्रोवाइड करेगा? एंड अंदर की बात तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया। इसके लिए ऑब्वियसली जावा लैंग्वेज में रहेगा। अरे भाई इसके लिए तो पढ़ रहे हैं ना जावा के अंदर इसको, तो कौन सा लैंग्वेज में रहेगा? एंड फिर यहां से चालू हुआ अपना सर्वलेट। यू अंडरस्टूड? यहां पे हमने अपना सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सीजीआई एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। सबको फ्लो समझ में आ रहा है? दोनों टॉपिक सबको समझे? चालू करें फिर इनको लिखना? पहले इनको लिख लेते हैं, बाद में सर्वलेट के पास जाते हैं, देखते हैं सर्वलेट ने फिर कैसे इनको सॉल्व। स्टूडेंट्स, मैं आपको रादर पूछूंगा, मैं जो थ्योरी पार्ट है आप उसको लिखोगे या उसको मैं प्रिंटेड नोट्स के अंदर आपको डाल के दूं? मेरा सजेशन, आप लिखोगे तो बेटर रहेगा। लिखोगे तो एक थोड़ा सा आपको एफर्ट लगता है, लेकिन ट्रस्ट में एग्जाम के टाइम पे जब अपना लिखा हुआ पढ़ते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। चलेगा? वेकेशन बैच वाले क्यों जोश में आ रहे थे? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम ये है, लेकिन हम लोग चालू कर रहे हैं 1.2 ना, तो आप नोटबुक में लिखिए 1.2। चैप्टर का नाम है सर्वलेट्स एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दो आर्किटेक्चर है इसके अंदर, 2 टियर, उसके प्रॉब्लम्स, 3 टियर, डायग्राम में है इसके अंदर, चलेगा? यही डायग्राम था, और उसके प्रॉब्लम्स। चलिए आप लिख दीजिए, लिख के होने के बाद मुझे डन करके बोलिए, मैं स्लाइड चेंज करूंगा फिर। Those who already written this, please don't disturb others.
डन। Yes, sir. उम्मीद करता हूँ कि सबके पास जावा का एक नया नोटबुक रहेगा और सब उसके अंदर ही लिख रहे हो। डन। सो दैट इज टू टियर आर्किटेक्चर, राइट। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में अपने को दो आर्किटेक्चर लिखने, टू टियर और थ्री टियर। सो दैट इज थ्री टियर आर्किटेक्चर। आप सबको पता है अपना पेपर पैटर्न कैसा है। एवरी क्वेश्चन इज मैप्ड विथ एवरी इंडिविजुअल यूनिट, राइट है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन विथ क्वेश्चन नंबर विथ चैप्टर नंबर वन, क्वेश्चन टू चैप्टर टू, क्वेश्चन थ्री चैप्टर थ्री एंड सो ऑन। एंड एवरी क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। तो सबका वेटेज भी फिक्स है। ओके। तो जो भी आंसर है सारे 5 मार्क्स के हिसाब से आंसर है। एंटरप्राइज जावा का प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, राइट है ना। रादर आपके सारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करूं ना तो जावा का प्रैक्टिकल लिस्ट, रादर सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल लिस्ट यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी आपको देके रखा है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, यू विल एबल टू सी द प्रैक्टिकल लिस्ट ऑल्सो। उस प्रैक्टिकल लिस्ट के सारे प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैंने वेकेशन बैच के स्टूडेंट को भी हमने कवर किया था, राइट ना। तो एवरी प्रोग्राम ऑफ योर प्रैक्टिकल लिस्ट विल बी कवर्ड हियर। प्लस एग्जाम में भी जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो आ चुके हैं
वो भी हम लोग यहाँ पे लाइव रन करके देखने वाले। सो नो नीड टू वरी अबाउट योर प्रैक्टिकल्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके डन स्टूडेंट्स। डायग्राम भी निकाला ना आपने? हुआ आपका? So that is your first answer, right? Now, client server architecture. Second one, CGI and its disadvantages. Are you writing your answers? No, no, talking about him. Yes, you. Book लाया नहीं? डायग्राम 3D आर्किटेक्चर का ही है, बस थोड़ा सा CGI का एक्सटेंशन है उसको। ओके
आप पढ़ के लिखिए, जो हमने डिस्कस किया था पॉइंट्स वही है सारे। डन। So these are the problems or disadvantages of, जिनको ओवरकम करने के लिए क्या बनाया गया, क्या बनाया गया इनको ओवरकम करने के लिए, सबलेट, बरोबर। तो चलिए देखते हैं सबलेट ने अपना काम कैसे किया, मतलब सबलेट ने सीजीआई के प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया। अगेन बैक टू माय नोटबुक, सबने लिखना बंद, सब लोग का ध्यान इधर।
सर्वलेट क्यों बनाया गया सबको समझा ना? किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसको, मतलब उसको क्या प्रोवाइड करना है बताइए, बराबर क्या प्रोवाइड करना है उसको। लेट्स सी सीजीआई कैसे सर्वलेट कैसे डायनामिक रिस्पांस प्रोवाइड करता है। अगेन सर्वलेट सीजीआई का ऑल्टरनेटिव है, बरोबर ना? इसके लिए सर्वलेट का अगर मुझे वर्किंग देखना है, मुझे फिर से 3 टियर आर्किटेक्चर के पास से जाना पड़ेगा, राइट? 3 टियर आर्किटेक्चर मेरे सारे स्टूडेंट अभी जानते हैं। पहला एंटिटी कौन होता है? एग्जैक्टली कहने से जो मेरा पहला एंटिटी होता है उसका नाम होता है क्लाइंट। अच्छा, क्लाइंट जिसके साथ कम्युनिकेशन करता है वो सामने कौन होता है रे? बरोबर, सामने होता है मेरा वेब सर्वर। इस बार वेब सर्वर को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम लोग। एंड स्टूडेंट तीसरा भी होता है, तीसरा कौन रे? लेकिन उसका ना अपने एप्लीकेशन के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, होता है वो है, लेकिन अपने काम के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं, इसके लिए हम लोग उसको डायग्राम के अंदर दिखाते नहीं है, वो होता है। बरोबर, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सर्वलेट इज अ जावा एप्लीकेशन। सर्वलेट इज व्हाट? हाँ, आपको याद है ना, वो सन माइक्रो सिस्टम ने बना के दिया है, मतलब ऑब्वियसली कौन से लैंग्वेज में रहेगा? सर्वलेट इज अ जावा एप्लीकेशन विच इज क्रिएटेड बाय वेब सर्वर। सुना पहला पॉइंट, क्रिएटेड बाय? आई वॉन्ट यू टू रिपीट, सर्वलेट इज, बरोबर, सर्वलेट को वेब सर्वर क्रिएट करेगा और सर्वलेट को वेब सर्वर बाहर नहीं रखता, अपने एक कंपार्टमेंट के अंदर रखता है। सर्वलेट वेब सर्वर जिस कंपार्टमेंट के अंदर रखता है उस कंपार्टमेंट का नाम है वेब कंटेनर। क्या नाम है इसका? तो स्टूडेंट मेरे डिस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट क्या लिखा है पता है क्या? सर्वलेट इज क्रिएटेड बाय वेब सर्वर and a web server load that servlet inside a web container। तो मेरे वेब कंटेनर के अंदर मेरा सर्वलेट आराम करता है। सुना मेरा पहला पॉइंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन क्रिएट करेगा सर्वलेट को? आवाज नहीं आ रहा है? और किसके अंदर लोड करेगा? वेब कंटेनर के अंदर एक्चुअली सर्वलेट आराम करता है। उसका काम कब चालू होगा पता है? जब क्लाइंट फर्स्ट टाइम उस सर्वलेट के लिए भेजेगा HTTP रिक्वेस्ट। क्लाइंट पहली बार क्या भेजेगा? अच्छा, क्लाइंट पहली बार रिक्वेस्ट भेजेगा मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है जिसका सर्विस उस सर्वलेट के पास है, मतलब उस सर्वलेट के लिए पहली बार रिक्वेस्ट है। जैसे क्लाइंट फर्स्ट टाइम उस सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, मेरा वेब सर्वर कौन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और मेरे सर्वलेट को इनिशियलाइज करेगा। क्या करेगा सर्वलेट को? कुछ भी स्किप मत होने दो। रिक्वेस्ट किसने भेजा? किसके लिए? बराबर, किसके लिए? मेरा पर्टिकुलर वेब सर्वर उस सर्वलेट को क्या करेगा? इनिशियलाइज। उठ उठ उठ, तेरे लिए रिक्वेस्ट है पहली बार। मेरा वेब सर्वर सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए जो फंक्शन यूज करता है, कभी कभी फंक्शन बोलता हूं, कभी कभी मेथड बोलता हूं, मेरा वेब सर्वर सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए जो मेथड, जो फंक्शन यूज करता है, उस फंक्शन का नाम है इनिट। क्या नाम है इसका? इनिट इज अ फंक्शन जिसको यूज करके वेब सर्वर सर्वलेट को क्या करेगा? इनिशियलाइज। अच्छा, इनिशियलाइज करना मतलब मेकिंग इट एक्टिव। वो पैसिव स्टेट में होता है, आराम करता है, लेकिन उसको फिर से एक्टिव करने का काम कौन सा मेथड करेगा? इनिट। तो सुना आपने? कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? क्लाइंट ने क्या भेजा, बाद में क्या हुआ? वेब सर्वर सर्वलेट को क्या करेगा? उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेगा? अच्छा, इनिशियलाइज होने के बाद सर्वलेट का काम चालू।
अभी वेब सर्वर चला जाएगा, उसको उठा दिया, चला गया, सर्वलेट उठ जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। रिक्वेस्ट आता है ना स्टूडेंट, रिक्वेस्ट को क्या करेगा, रिक्वेस्ट को करेगा प्रोसेस। क्या करेगा, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, मतलब उसका रिस्पॉन्स बनाएगा। क्या बनाएगा उसका, मतलब उसका डायनामिक रिस्पॉन्स बनाएगा। सुना सर्वलेट ने क्या किया, रिक्वेस्ट को मतलब क्या बनाएगा, डायनामिक रिस्पॉन्स। क्या बनाएगा यार, ये करने के लिए मेरा सर्वलेट जो फंक्शन यूजर करता है उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम है सर्विस। क्या नाम है फंक्शन का, सुना ना आपने, सर्वलेट क्या हो चुका था, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज होने के बाद उसने क्या किया, रिक्वेस्ट को और क्लाइंट को क्या भेज दिया, बरोबर बरोबर बोले, क्या भेज दिया, डायनामिक रिस्पॉन्स। क्या भेज दिया, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेगा, वो सर्विस। कुछ मिस्टेक हुए थे, बरोबर ना, एक बार फिर से। इनिशियलाइज होने के बाद सर्वलेट क्या करेगा, रिक्वेस्ट को और किसको, अच्छा इधर एक खास बात यह है कि क्लाइंट को डायनामिक रिस्पॉन्स देने के बाद सर्वलेट इनिशियलाइज ही रहेगा, वो फिर से नॉन इनिशियलाइज नहीं होता, वो इनिशियलाइज ही रहेगा। और अब के बाद जब जब रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट से, उसको प्रोसेस करेगा, एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, और मेरे क्लाइंट को क्या भेजता रहेगा, हाँ बरोबर, क्या भेजता रहेगा, डायनामिक रिस्पॉन्स बोलोगे तो भी चलेगा, या एचटीटीपी रिस्पॉन्स बोलोगे तो भी चलेगा। आई मीन टू से ये चलता रहेगा। अभी जब जब उसको रिक्वेस्ट आएंगे, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, क्लाइंट को क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वो फिर से इनिशियलाइज ही रहेगा और अपना काम करता रहेगा। उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करता है, वो सर्विस। कौन सा, लेकिन कुछ दिनों बाद में भी एक समय आ सकता है जब सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आने बंद हो गए। ऐसा सबके लाइफ में होने वाला है एक बार, अभी है, सब तो चल रहा है। एक समय आएगा जब आपको कोई भी पूछने वाला नहीं रहेगा, होने वाला ना सबके लाइफ में। एक समय आएगा जब सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं आ रहे, बेचारा इनिशियलाइज होके वेट कर रहा है, लेकिन उसके लिए क्या नहीं आ रहे, रिक्वेस्ट। एक सर्टेन पीरियड तक सर्वलेट के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं आए तो हाथ में गन लेके आ जाएगा मेरा वेब सर्वर। कौन आ जाएगा, गाइस डू यू रिमेंबर सर्वलेट को क्रिएट किसने किया था, एंड क्या बोलते हैं, तो सृष्टि का नियम है ना, जो लाता है धरती पे वही बाद में लेके भी जाएगा। अगर मेरे सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आने बंद हो गए तो मेरा वेब सर्वर उस सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा सर्वलेट को, स्टूडेंट कौन किसको डिस्ट्रॉय करेगा, सबको समझा, कौन किसको रे, वेब सर्वर सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फंक्शन यूज करता है, देखो ना नाम भी कितना प्रॉपर है, उस फंक्शन का नाम है डिस्ट्रॉय। क्या नाम है फंक्शन का, अच्छा सर डिस्ट्रॉय करके उसको फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा कि सर्वलेट को डिस्ट्रॉय किया तो सर्वलेट का मेमोरी फ्री हो जाता है, फिर किसी और पर्पस के लिए हम लोग उस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सुना, दूसरा डाउट, सर खुदा ना खालसा अगर ऐसा हो गया डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में रिक्वेस्ट आया तो हो सकता है आपको फिर से पूरा साइकिल फिर से चलाना पड़ेगा। समझा, रिपीट, पहला पॉइंट, सर्वलेट को क्रिएट कौन करता है, इधर आंसर में ना डायरेक्टली क्लाइंट के पास मत जाओ, पहले पहले वेब सर्वर के पास जाओ। सर्वलेट को क्रिएट कौन करता है और किसके अंदर लोड करेगा, याद रहेगा, बाद में पूछूंगा। अच्छा, वेब कंटेनर के अंदर लोड करने के बाद जब क्लाइंट पहली बार क्या भेजेगा, कौन किसको इनिशियलाइज करेगा,
वेब सर्वर सर्वलेट को क्या करेगा? इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा मेथड है? अभी वेब सर्वर का काम खत्म, वो चला जाएगा। अभी पिक्चर में कौन आ जाएगा? अपना हीरो। क्या करेगा रिक्वेस्ट को? इसके लिए कौन सा फंक्शन है? बाद में नहीं नहीं नहीं, बाद में आप बोलोगे सर वेट करेगा, वो वेट करता है। और जैसे जैसे रिक्वेस्ट आते जाएंगे वैसे वैसे उनको क्या देता जाएगा? मतलब ये चलता जाएगा, समझा? एक समय में भी आ सकता है जब, तो फिर क्या होगा? वेब सर्वर सर्वलेट को, सो दैट उसका मेमोरी फ्री हो जाए, किसी और पर्पस के लिए हम लोग उस मेमोरी को यूज कर सके बाद में। नहीं समझा? पक्का? अच्छा, सर्वलेट किसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया? किसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? सीजीआई के प्रॉब्लम याद है सबको? पहला कौन सा प्रॉब्लम था रे? सर्वलेट कौन से लैंग्वेज में बनाया गया है? एंड वी ऑल नो ना, जावा इज अ प्लेटफॉर्म, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा कौन सा? किसका ओवरहेड इंक्रीज कर रहा था सीजीआई? इधर कर रहा है क्या? वेब सर्वर को सिर्फ सर्वलेट को क्या करना पड़ता है? और लास्ट में बाकी पूरा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? अरे हाँ ना स्टूडेंट। तीसरा प्रॉब्लम क्या था? कुछ भी बोलो चलेगा यार, मेरे पास आंसर है सब। तीसरा कौन सा था? मैंने इसके रीजन बोला क्योंकि वो 3 लैंग्वेज में था। कौन से थे? ये एक ही लैंग्वेज में, कौन सा? और जावा तो कितना इजी, ऐसा बोलने का, जावा कितना इजी लैंग्वेज है, इसके लिए सिंपल टू बोलने। नेक्स्ट कौन? अगर मेरे याद है आपको बोला था प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ पॉइंटर्स। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, तो जावा के जो भी एप्लीकेशन है दे आर बाय डिफॉल्ट सिक्योर, उसके लिए तो जावा बनाया गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये परफॉर्मेंस में ना काफी हद तक स्केलेबल होता है, आपके क्लाइंट कितने भी होने दो, आपका सर्वलेट अच्छे से काम करेगा। एंड लास्ट वन, ये वेब सर्वर के अंदर का कोई भी रिसोर्स यूज नहीं करता, सर्वलेट खुद ही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम करता है। समझा? अंडरस्टूड? स्टूडेंट लिसन, मैंने वेकेशन बैच में बोला था, याद है आपको? टोटल अपने सिलेबस में ना 6 लाइफ साइकिल्स है। ये मेरा गारंटी है, 6 लाइफ साइकिल में से 2 लाइफ साइकिल 100% आपको आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। एक सर्वलेट का लाइफ साइकिल है, एक जेएसपी का लाइफ साइकिल है, और 4 ईजेबी के लाइफ साइकिल्स है। जेएसपी मेरा मॉड्यूल नंबर 3 है, ईजेबी मेरे मॉड्यूल नंबर 4 है। सुना? तो ये अभी अपना हुआ सर्वलेट का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब समझ में आता है ना? लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र, पैदा होने से लेके मरने तक। सर्वलेट को पैदा किसने किया था पता है ना सबको? और मारा भी। यू अंडरस्टूड? सर्वलेट का लाइफ साइकिल पूछा तो भी सेम आंसर आएगा, सर्वलेट का आर्किटेक्चर पूछा तो भी सेम आंसर आएगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डू आई नीड टू रिपीट द आंसर और इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 1 चालू कहां से करोगे? किसको क्रिएट करेगा? और वेरी गुड, किधर लोड करेगा, स्टोर करेगा? जब क्लाइंट पहली बार क्या भेजेगा? हाँ, बाद में क्या होता है? इनिशियलाइज होने के बाद सर्वलेट का काम चालू, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए कौन सा मेथड है रे? इनिट। कौन सा? एंड क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। अच्छा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स देने के बाद नेक्स्ट क्या होता है? परफेक्ट आंसर, वेट करेगा। लोग उसको भूल जाता है, क्या करेगा उसको? और जैसे जैसे रिक्वेस्ट आते जाएंगे वैसे वैसे उनको क्या देता जाएगा? हाँ, एक समय में भी आएगा कभी तो जब रिक्वेस्ट आने बंद हो जाएंगे। क्या आने बंद हो जाएंगे? तो कौन किसको क्या करेगा? यूजिंग विच मेथड? एंड दैट इज द लाइफ साइकिल। डायग्राम क्लियर है सबको? डिस्क्रिप्शन भी क्लियर है? पक्का लिख लेंगे इसको। चलिए
सर्वलेट आर्किटेक्चर पूछा तो भी सेम आंसर आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैराडियम ऑफ सर्वलेट पूछा तो भी सेम आंसर आएगा। आप इसके अंदर एक और ऐड करो, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट पूछा तो भी सेम आंसर आएगा। वो इनिट सर्विस और डिस्ट्रॉय मेरे फंक्शन से, हाँ, इसके लिए उनके आगे ऐसे पैरेंथेसिस दिया गया, ब्रैकेट। और जावा के जो भी फंक्शंस है उनको पूरा के पूरा स्मॉल में लिखा है, तो उनको कैपिटल में मत लिखे, उनको स्मॉल में लिखे। डन।
आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल चालू हो गए रहेंगे हुए। अपने जावा के प्रोग्राम्स जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर करने हैं उसका नाम है नेटबीन्स। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं एक ड्राइव बनाऊंगा, ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। ड्राइव के ऊपर मैं अपने सॉफ्टवेयर वगैरह सब अपलोड करूंगा। रादर इधर जो प्रोग्राम हम लोग रन करके देखेंगे वो प्रोग्राम का सॉफ्ट कॉपी भी आपके साथ शेयर करूंगा उस ड्राइव के ऊपर। ओके, तब उस ड्राइव से बाद में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। नेटबीन्स का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करोगे तो भी चलेगा। हाँ चलेगा ना। नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव बना के आपके साथ मैं सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा, फिर वही सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए। ओके, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट पे ना कुछ मिसिंग फाइल वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो आई विल गिव यू द सॉफ्टवेयर, आप वही सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। मतलब दोनों एक ही पेज में रहेंगे तो फिर इजी पड़ेगा। हुआ सबका? तो मेन 3 स्टेजेस के अंदर इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय। ओके डन स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स इसके बाद मेरा प्रोग्राम है, लेकिन जैसे मैंने बोला प्रोग्राम हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे एज अ फर्स्ट लेक्चर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय एवरीवन। चला, कौन है इंजीनियरिंग फाइजूम? वैभव? ओके सर, हो गया। हाँ हाँ सुबोध जी, चलो यस। ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। अच्छा।